तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के विद एडजस्टमेंट वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को अलग अलग करके और विदाउट एडजस्टमेंट वाले कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंप्लीट क्वेश्चन भी हमने करे हैं लास्ट क्लास में। आज हम विद एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 45 से। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ कुमार्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है जिसके अंदर हमारे को इक्विटीज एंड लायबिलिटी, शेयर्स होल्डर फंड में शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास गिवन है। नॉन करेंट लायबिलिटी हमारे पास ये नोट नंबर है, यानी कि हमको नोट में देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो ये नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2 के अंदर जनरल रिजर्व और सरप्लस दे रखा है। बैलेंस शीट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रीवियस ईयर का 2 लाख है और इस करेंट ईयर का 1,50,000 है। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और 9% डिवेंचर्स दे रखे हैं। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दे रखा है। करंट और एसेट्स की बात करें तो उसके अंदर नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स एसेट्स दे रखे हैं 20 लाख 15 लाख के। करंट एसेट्स में 3 चीजें दे रखी हैं, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता भी रखा है और आज भी हम देखेंगे। और अगर हम बात करें नोट नंबर 1 के शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 7% के वो भी गिवन है। नोट नंबर 2 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ बातें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे को ड्यूरिंग द ईयर एक मशीनरी की कॉस्टिंग थी 20,000 रुपये, जिसको हमने 6,000 रुपये में बेचा। चलो जी ठीक है। और डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपये और 50,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर भी है जो हमको दे रखा है, जो हमारा ऐड हो जाता है ऊपर आइटम्स टू बी एडिड के ऊपर। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45 सबके सब बच्चे अपने अपने रजिस्टर में एक फॉर्मेट बना लें 45 के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड एज मार्च 31, 2019। यहां ए डाल दूंगा मैं। पर्टिकुलर्स यहाँ पर भी अमाउंट आएगा और यहाँ पर भी अमाउंट आएगा। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर टोटल आएगा, यहाँ सब टोटल आएंगे। ए में हमें क्या लेना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बच्चों, देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपको हर चीज जो है स्टेप बाय स्टेप करनी है। सबसे पहले हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। हमें सबसे पहले निकालना होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन से लगाने वाला मतलब टैक्स लगाने से पहला जो प्रॉफिट हुआ, तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, चलो देखते हैं जी। सरप्लस, जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस नंबर 2, नोट नंबर 2 में गिवन है। नोट नंबर 2 ये रहा, जिसके अंदर हमारे को जर्नल रिजर्व दे रखा है और सरप्लस दे रखा है। अब जो सरप्लस दे रखा है वो हमारे को 2018 का 2 लाख है और 19 का 1,50,000 है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हमारे को इस केस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, देखो 1.5 लाख था पिछले साल का, इस साल का, और पिछले साल का था 2 लाख। तो इस साल में से पिछले साल का माइनस कर देंगे तो हमारा माइनस में आएगा, यानी कि लॉस निकला है हमारा। ठीक है, ये प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमारा लॉस निकला
50,000 का जो हमने माइनस में डाल दिया, ब्रैकेट में डाल दिया मतलब माइनस में डाल दिया। ठीक है जी। अब हम क्या देखते हैं जी, अब हम देखते हैं जर्नल रिजर्व। दे रखे हैं, हाँ जी दे रखे हैं। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो कि इसी का पार्ट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले का पार्ट आता है। जनरल रिजर्व दे रखा है, हाँ जी गिवन है जी। जनरल रिजर्व कितने हैं, यहां है 4 लाख और यहां है 60,000। तो ठीक है जी। तो अब हमको क्या करना है जनरल रिजर्व के लिए, 4 लाख में से 60,000 माइनस कर देंगे तो 3,40,000 आ जाएगा पॉजिटिव में। उसके बाद डिविडेंड पेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था डिविडेंड का रोल कहां का प्ले होता है बच्चों। एक तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन निकालने के लिए, ठीक है, और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई सा भी डिविडेंड हो, ठीक है, वो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन निकालने के लिए, यानी कि यहां पर डिविडेंड जो पेड है वो तो प्लस हो जाएंगे 50,000, ठीक है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएंगे, जो कि हमने इससे पहले वाले क्लासेस के अंदर भी समझा हुआ है। तो अब हम इसको करेंगे क्लोज और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, जो कि 3,40,000 ही निकल के आएगा। रीजन बिंग की 50 से 50 कट जाएगा, 340 बच जाएगा। उसके बाद हम करते हैं आइटम्स टू बी एडिड, आइटम्स टू बी एडिड। अब क्या क्या चीजें इसके अंदर ऐड होंगी, तो चलो जी देखते हैं। आइटम्स टू बी एडिड के अंदर हम सबसे पहले निकालेंगे जो हमारे को मशीनरी है। देखो बच्चों, मशीनरी की कॉस्टिंग कितनी थी, 20,000, बेची कितने की, 6,000 की। मशीनरी की जो कॉस्टिंग है वो कितनी है, 20,000, और बेची कितने की, 6,000 की। अब आप बताओ इसमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो साफ साफ अक्षरों में हमें दिख रहा है कि हमें इसके अंदर लॉस हुआ है। मशीनरी को बेचने पर हमको लॉस हुआ है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का हुआ जी, लॉस हुआ 16,000 का, 14,000 का, नोट 16,000 का। 20,000 में से 6,000 गए, 14,000, 14,000 का लॉस हुआ, तो हमने यहां पर ऐड कर दिया। अब देखो जी, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ढंग से समझना। ये देखो डिवेंचर दिख रहे होंगे आपको, 9 लॉन्ग टर्म बोरेंस जो थे, नॉन करेंट लायबिलिटी जो थी, डिवेंचर्स में हमको दे रखा 9%। किसके ऊपर लगेगा जी, प्रीवियस ईयर, यानी कि 31 मार्च 2018 वाली अमाउंट के ऊपर लगेगा। 6 लाख रुपए के ऊपर 9% लगेगा इंटरेस्ट पेड। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं, 6 लाख 9% इज इक्वल टू 54,000। ठीक है जी। अब हम इसको कर देंगे तीनों को प्लस, 3,40,000 प्लस 54 प्लस 14, तो आपका आ जाएगा 4,08,000। ठीक है जी। ये कौन सी वैल्यू निकल के आई है जी, ये निकल के आई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है जी। हमने अभी तक क्या निकाला था, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, आइटम्स टू बी ऐड होने के बाद हमारा वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट निकलकर आ गया ऑपरेटिंग वाला। बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं जी, अब हम ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। और हम लेस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। चलो देखते हैं। तो हमारे को कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है वो हम देख लेते हैं एक बार।
सबसे पहले हम ऐड में देखेंगे, ये सारी बातें छोड़ो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमारे को दे रखा है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में दे रखा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे, डिक्रीज हो रहे, इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं। अब इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे जी, ऐड। तो यहां पर ये रहा इंक्रीज इन लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल कितने से हो रहे हैं जी, 3,50,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये हो गया प्लस। करंट लायबिलिटी में इसके अलावा और कुछ चीजें आपको नहीं दे रखी है, करंट लायबिलिटी की एक ही दे रखी है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितने के हैं जी, 3 लाख 2 लाख, 1 लाख का इंक्रीज हो रहा है। अब करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री जो है इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स यानी कि इन्वेंट्री यहां पर आ जाएगा, लेस हो जाएगा, कितने से जी, 1 लाख रुपए से, तो यहां पर 1 लाख आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई, 1 लाख हो गया। माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रख लो। दूसरा देखते हैं जी, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी 2 लाख है, 1 लाख है, तो ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहां पे डालेंगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितने से इंक्रीज हो रहे हैं जी, ये इंक्रीज हो रहे हैं 1 लाख से, तो 1 लाख भी आ जाएगा किसमें, नेगेटिव, यानी कि ब्रैकेट के अंदर। क्लोज कर दो अब इसको। अब इसके अलावा कुछ और बचा है, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा, तो चलो जी इसको हम करते हैं क्लोज। ये हो गया 4,08,000, तो इसको तो छोड़ो, इनको सबको प्लस ही कर लेते हैं। 1 लाख 1 लाख माइनस का है तो 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख और 4,08,000, 4,08,000 और 1.5 लाख 5,58,000, तो 5,58,000 हमारी वैल्यू निकल के आ गई। किसकी निकल के आई है, ये निकल के आई है जी, लिखो नेट कैश फ्लो। ये नेट नहीं निकला जी अभी, सिर्फ लिखो कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशन से कैश जनरेट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते थे जी, टैक्स पेड, लिख दो लेस टैक्स पेड। कोई वैल्यू है जो हमारे को टैक्स की दे रखी हो, प्रोविजन फॉर टैक्स से कुछ दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा जी, तो कुछ नहीं दे रखा, तो हमारा यही आंसर निकल के आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लस में आया ना तो फ्लो हो रहा है, नेगेटिव में आता तो क्या होता, इस्तेमाल होता। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा टोटल जो ये वैल्यू निकल के आ गई नेट कैश फ्लो की, वो 5,58,000 निकल के आ गई। एक काम करो, इसको यहां से काट के यहीं लिख दो 5,58,000, इसमें से माइनस होके आएगा तब बात जमेगी। अब 5,58,000 यहां पर सही आ गई, इसको काट दो। ठीक है जी, तो 5,58,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारे निकल के आ गई। यानी कि अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तो हमारा काम खत्म। लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो है वो फुल फ्लैज है, जिसके अंदर हमारे को ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तीनों ही बनानी है, तो अब हम बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, या अब हम क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए तो हमारे को इस पे 2 पेज लग ही जाते हैं। तो यहां लिखेंगे बी पार्ट और लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलो जी, अब किस चीज पे ध्यान देना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। कोई चीज बेची हो, खरीदी हो, रेंट रिसीव्ड हुआ हो, ठीक है, जितनी भी चीजें हमने खरीदी होंगी, एक्सपेंस है तो माइनस होगा, सेल करी होगी तो हमारा पैसा आएगा, रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा, कोई खर्च करेंगे तो माइनस होगा। यानी कि आने के ऊपर प्लस और जाने के ऊपर माइनस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यही होता है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सारी चीजें वही आती है जो हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। तो अब हमारा इन्वेस्टमेंट के पार्ट ऑफ से हम देखा जाए तो हमने क्या किया, हमने सेल करी थी एक मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, जिसकी कॉस्टिंग थी 6,000 रुपए, सॉरी कॉस्टिंग थी 20,000 रुपए, बेची 6,000 रुपए में, तो आया तो 6,000 ही होगा ना, तो वो प्लस हो गया। अब एक चीज और परचेज करी थी हमने, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब ये कैसे निकलता है ना,
ये कैसे निकलता है ये मैं आपको बताता हूं। ये लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, मैं आपको बता देता हूं। फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है 20 लाख और 15 लाख। ठीक है, इसका हम एक बार लेजर बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे निकला ये परचेज। अब मुझे तो थोड़ा क्वेश्चन को देखकर मतलब आइडिया हो ही जाता है, तो आपके लिए मैं ये लेजर बना के दिखा रहा हूं। यहां पे लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहां पे क्रेडिट और यहां डेबिट, टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। ये दो वैल्यू तो हमने लिखनी ही लिखनी है। ओपनिंग की वैल्यू है 15 लाख और क्लोजिंग की वैल्यू है 20 लाख। ठीक है जी, ठीक है। अब जो मशीनरी हमने जो बेची है, सेल करी है, जिसके ऊपर हमारा प्रॉफिट हुआ है तो फिक्स्ड एसेट्स का ही पार्ट ना। अब फिक्स्ड एसेट्स की हमारे को ब्रेकअप नहीं दे रखी है, हमारे को एक ही चीज लिखी हुई है फिक्स्ड एसेट्स, तो वो मशीनरी भी फिक्स्ड एसेट्स का ही पार्ट होगा। हमने क्या किया, बेच दिया, तो बाय बैंक और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल कितने की, 6000 की। अब हमको बेचने के ऊपर हुआ लॉस, तो बाय लॉस ऑन सेल कितने का हुआ जी, 14,000 का, क्योंकि 20,000 की कॉस्टिंग थी, 6,000 रुपए की बेची तो 14,000 का लॉस हो गया। यहां तक हो गई बात खत्म। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन और गिवन नहीं है। ये हो गया 20,20,000 रुपए। 20,20,000 हम यहां पर भी डालेंगे। अब हम क्लोज करेंगे तो यहां डालेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज। क्यों, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई डेबिट में बैलेंस बचता है वो परचेज कहलाती है, और जो क्रेडिट में बचता है वो सेल कहलाती है। तो कितने का जी परचेज हुआ, 5,20,000 रुपए की क्लोजिंग बैलेंस आई यहां पर। तो हमने यहां पर वैल्यू भी डाल दी 5,20,000 रुपए। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आया 5,20,000 की हमारी खरीद होगी। परचेज है, पैसा गया होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये क्या हो गया, माइनस। तो अब इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। 5,20 में से 6,000 रुपये गए तो 5,14,000 रुपये बच के आ गए। माइनस में हुआ है तो यूज किया होगा, तो यहां लिखेंगे नेट कैश फ्लो, ब्रैकेट में लिखेंगे यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हमारा थर्ड बचा लास्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एडजस्टमेंट में जितनी भी चीजें दे रखी होती है उसका डबल डबल इफेक्ट होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, वो मैं आपको और भी दिखाऊंगा। अब हमारा काम बचता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए, जिसमें हमको सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना होता है, शेयर्स कैपिटल पे। अब देखते हैं, यानी कि शेयर्स होल्डर्स फंड पे। सबसे पहले हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। देखो जी, इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख के और 10 लाख के। ठीक है, 10 लाख के थे 2018 में, 15 लाख के हो गए, तो हमने क्या किया होगा, प्रोसीड किया होगा, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल ज्यादा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर देखेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख और 40,000, यानी कि पिछले साल 40,000, इस लाख 1 लाख, तो प्रोसीड हुआ ये भी। तो यहां पर भी लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 60,000 के। ठीक है जी। एक और बात, डिविडेंड पेड किया था। डिविडेंड किसके इंपैक्ट, कितने इंपैक्ट होते हैं, 2। एक हमने ऊपर किया था नेट प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन निकालने के लिए ऐड किया था, यहां पर क्या करेंगे, माइनस, हैंड टू हैंड माइनस कर दो। उसके बाद अब हम बात करेंगे डिवेंचर की। कितने के थे जी, 4 लाख के इस साल, और पिछले साल कितने के थे जी, 6 लाख के। तो हमने क्या किया होगा, रिडीम, तो यहां पे डालेंगे, माइनस में है तो रिडम्पशन डालेंगे, अदरवाइज प्रोसीड आ जाता ज्यादा होते तो रिडम्पशन ऑफ 9% डिवेंचर कितने के जी, 2 लाख के, माइनस में है
आगे इंटरेस्ट पेड, अब देखो जी इंटरेस्ट पेड जो 9% साथ में था उसके डबल इफेक्ट पड़ेगा। एक हमने यहां पर क्या किया था, 54,000 आइटम्स टू बी एडिट के अंदर प्लस किया था, और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस कर देंगे। यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट पेड, वही 6 लाख के ऊपर 9% जो कि होता है 54,000, उधर ऐड किया था, यहां माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई जी। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं बची है तो इसको कर देंगे क्लोज। इसकी वैल्यू किस में आएगी जी, 5,60,000, 5,60, 54,000, 1,04,000, 3,04,000, 3,04,005, यानी कि पॉजिटिव में आएगी। तो यहां पर क्या होगा, फ्लो होगा जी। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर माइनस में आता तो क्या होता जी, यूज्ड होता। ठीक है, इसको कर देंगे क्लोज। तो कितना आएगा जी, 2,56,000, 2,56,000 पॉजिटिव में। अब हम इसको पहले करेंगे प्लस माइनस, फिर उसके बाद देखेंगे क्या आया। यहां पर है 5,58,000, 5,58,000 में माइनस कर देंगे 5,14,000, 558, 514 माइनस करेंगे तो 4 और 4 44,000, 44,000 इसमें बचा, 44,000 ये और 2,56,000 ये। तो आपका पूरा का पूरा नेट निकल के आ गया 3 लाख। तो यहां पर 3 लाख क्या निकल के आ गया, लिखेंगे नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, यहां पर पूरा क्लोज करके यहां लिखेंगे 3 लाख। तो ये हमारे पास इन तीनों ए बी सी को प्लस करके हमारी वैल्यू आई है 3 लाख पूरी की पूरी। बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चेक करने के लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का मतलब क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 2018 का बैलेंस। 2018 का बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, 2 लाख। तो यहां पे लिखेंगे 2 लाख प्लस करके कितना आया, 5 लाख। क्लोजिंग देखो कितना है, 5 लाख, विच मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। कैश फ्लो हमने जो ये बनाया है ये पूरा का पूरा एकदम ठीक है। लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर सोल्व हो गया, मतलब क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आंसर निकल के आ गया 5 लाख, जो कि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इसके बिल्कुल इक्वल आता है। ठीक है जी, तो हमने सारा ये क्वेश्चन जो था पूरा कंप्लीट विद एडजस्टमेंट वाला हमने कर लिया है। अब इसका कोई एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं एक। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। हाँ, इसमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया हुआ है, तो यही क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ क्रिस्टेक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 एंड 11। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में आपको शेयर होल्डर फंड की वैल्यू दे रखी, शेयर कैपिटल की, रिजर्व एंड सरप्लस की, और इसी के अंदर लिखा हुआ है सरप्लस बैलेंस शीट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 3,50,000 और 44 लाख, सॉरी माइनस में आएगा। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखा है, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल दे रखा है, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स दे रखे हैं, और इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है। द कंपनी पेड इंटरेस्ट पे किया कंपनी ने 36,000 रुपये का लॉन्ग टर्म्स बोरिंग के ऊपर। ठीक है, डिविडेंड पेड कर दिया होगा, ये इंटरेस्ट पेड कर दिया होगा, नॉट डिविडेंड। तो वही हमारा इंटरेस्ट अगर हम पेड करते हैं तो हमारा दो जगह इम्पैक्ट पड़ता है, एक आइटम्स टू बी एडिट के अंदर करता है और एक कहाँ पर होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ध्यान रखने वाली बात है, परपोज डिविडेंड हो, इंटरेस्ट पेड हो, किसी भी तरीके से डिविडेंड पेड हो, तो हमारा का हमेशा दो जगह इम्पैक्ट पड़ेगा, एक आइटम्स टू बी एडिट के अंदर और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर।
आइटम्स टू बी एडिड के अंदर प्लस होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस होगा। ये बार बार मैं बोलता हूँ, इस पर बहुत ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है, कुछ इसके अंदर ऐसा दे नहीं रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं अब स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 48 के लिए फॉर्मेट बनाएंगे सबके सब। लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। पर्टिकुलर्स अमाउंट यहाँ पर वही ए। तो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले क्या आता है? सरप्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, जबकि ये लॉस में आएगा ब्रैकेट में लिखेंगे 3.5 लाख माइनस 4 लाख, तो माइनस का 50,000। ठीक है जी। अब इसके अंदर आइटम्स टू बी एडिड होंगी। क्या क्या चीजें ऐड होंगी जी? एक तो डेप्रिसिएशन जरूर ऐड होता है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं आया था, तो ये न्यू है। और एक इंटरेस्ट पेड, और इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं दे रखा। डेप्रिसिएशन नीचे एडजस्टमेंट में 1,20,000 लिखा ही हुआ है, तो 1,20,000। और इंटरेस्ट जो हमने पे किया है लॉन्ग टर्म्स बोरिंग के ऊपर वो 36,000 दे ही रखा है, तो वो 36,000 भी प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्लोज करके यहाँ लिख देंगे 1,56,000। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 1,56,000 निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी। तो ये 1,56,000 ये वैल्यू निकल के आ गई। नहीं, ये नहीं निकल के आई। 156 में से 50,000 माइनस कर देंगे तो 1,06,000 निकल के आएगी। ठीक है, 1,56,000 तो आइटम्स टू बी एडेड निकल के आया, उसमें हमने 50,000 माइनस किया तो 1,06,000 पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट निकल के आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं जी? ऐड करते हैं डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। इसको इसी तरीके से ही लिखना है, हमेशा ध्यान रखना। 2-3 लाइनें छोड़ देंगे और लेस करेंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। ये याद रखेंगे हमेशा और इसी तरीके से आपने लिखना है। तो देखते हैं सबसे पहले करंट लायबिलिटी में एक ही चीज दे रखी है, ट्रेड पेबल। क्या हो रहा है जी? इंक्रीज हो रहा है 10,000 से। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कहाँ जाएगी जी? फर्स्ट में ऐड होगी, तो यहां पे लिख देंगे ट्रेड पेबल। अमाउंट बताइए जी, ट्रेड पेबल का अमाउंट है 10,000 रुपये का, तो ये हो गया 10,000। दूसरा हमारे को और क्या दे रखा है जी? इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री है इंक्रीज हो रहा है और ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे जी? माइनस। तो यहां पे लिख देंगे ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल कितने से इंक्रीज हो रहा है? 80,000 से, तो 80,000 माइनस में हो जाएंगे। इन्वेंट्री कितने से इंक्रीज हो रहा है? 1 लाख से, तो 1 लाख माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू 1,80,000 और 10,000 माइनस हो जाएंगे तो 1,70,000, तो इसमें आ जाएगा माइनस में 1,70,000 माइनस में आ गया। तो कैश जनरेट हो गया, तो यहां पे लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कितने का हुआ जी? माइनस में होगा 64,000 का। ठीक है जी। अब क्या करते हैं? लेस टैक्स पेड। कोई टैक्स पे किया जी? बिल्कुल नहीं किया। तो यहां पे से क्या निकल के आ जाएगा? नेट
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब ब्रैकेट में लिख देना यूज्ड इन, ठीक है जी, माइनस में आ रहा है ना, तो यूज्ड इन 64,000 माइनस में। यहां तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। बी बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आता हैगा? टेंजिबल एसेट्स, वो ही दे रखा है और इसके अलावा कुछ दे नहीं रखा। तो चलो जी देखते हैं। देखो बच्चों, मैं इसका आपको लेजर बनाकर नहीं दिखाऊंगा, अब आप खुद ही समझ जाइए। देखो टेंजिबल एसेट्स 12 लाख और 9 लाख है, तो ओपनिंग 9 लाख हो गया, क्लोजिंग 12 लाख हो गया, इतना समझ में आ गया। तो 9 लाख डेबिट में और 12 लाख क्रेडिट में और 1,20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है, जो कि कहां लगता है? क्रेडिट साइड। ओके जी, तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में दो अमाउंट आ गए, एक आ गया 1,20,000 और एक आ गया 12 लाख। 1,20,000 12 लाख होते हैं 13,20,000। ओपनिंग कितना था, यानी कि डेबिट साइड कितना था? 9 लाख। 13,20,000 में से 9 लाख माइनस कर दो तो 4,20,000 कहां बचेगा? डेबिट साइड। तो वो क्या होता है? परचेज। तो यानी कि आपका परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 4,20,000 माइनस में। बात समझ में आ गई जी? सेल कुछ करा? नहीं करा, तो बस यहीं खत्म। तो यहां पे आपका निकल के आ गया नेट कैश फ्लो ब्रैकेट में यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 4,20,000 माइनस में। ओके जी, यहां तक पूरा समझ में आ गया। अब हम काम करेंगे सी के लिए। लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर देखेंगे ये दो पार्ट, हमेशा यही देखे जाते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स। ठीक है, अब आप देखेंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस का तो काम हो गया, शेयर्स कैपिटल 12 लाख और 8 लाख, तो ओपनिंग 8 लाख का है, क्लोजिंग 12 लाख का है, यानी कि करंट ईयर जो है, इस साल जो है वो बढ़ा। ठीक है, इस साल बढ़ा तो क्या होगा? प्रोसीड। तो यहां लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितने का जी? 4 लाख का। ठीक है जी। और लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग, लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग भी जो है पिछले साल के मुकाबले इस साल इंक्रीज हुए हैं, तो लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग। कितने से? 90,000 से। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट पेड, ये मत भूलना कभी भी, क्योंकि यही भूल जाते हैं बच्चे लोग। माइनस का 36,000, क्लोज कर दो इसको। क्लोज करने पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4,54,000। तो यहां लिखेंगे, और ये पॉजिटिव में आया तो लिखेंगे कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कितना? 4,54,000। ठीक है जी। अब माइनस का देखते हैं, 64,000 माइनस का ये और 4,20,000 माइनस का ये, तो कितना हो गया? 4,84,000। 4,84,000 तो माइनस का है और 4,54,000 पॉजिटिव का है,
तो माइनस का 4,84,000 प्लस का 4,54,000, तो कितने का डिफरेंस आया? 30,000 का, जो कि क्या होता है माइनस में। तो यहां पर क्या लिखेंगे? नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। माइनस का 30,000। अब इसके अंदर ऐड करेंगे क्या जी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। कितना है जी? 3,70,000। 3,70,000 पॉजिटिव का है। अब 3,70,000 में से 30,000 माइनस का है, तो उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3,40,000। अब आप अपने बुक में देखिए, और जो एट द एंड का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो कितना है? 3,40,000, और हमारा क्या निकला? 3,40,000। दोनों सेम है जी, दोनों सेम है, मतलब हमारा आंसर एकदम ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द एंड ऑफ द पीरियड 3,40,000, जो कि हमारा होता है ये पूरे तरीके से सोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 48 भी होता है कंप्लीट। तो बच्चों आप ये देख रहे हो, कोई मुश्किल क्वेश्चंस है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 55 तक आपको खुद करना है, और किसी भी तरीके से कोई भी डाउट आपको निकलता है तो वो मेरे से डिस्कस करना, ठीक है। 55 तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 55 के बाद जो 56 के क्वेश्चन है उसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो 56 के बाद से जो क्वेश्चन नंबर 60 तक हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले आपको क्वेश्चन नंबर 55 तक सारे ख़त्म करने हैं अपने आप, ठीक है बच्चों। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो वो मुझसे डिस्कस करिएगा।